गुड मॉर्निंग। के एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक न्यू टॉपिक क्रिया। टॉपिक तो पुराना है पर आपके आगे अब पेश किया जा रहा है, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया का अर्थ करना, किसी भी कार्य को करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में ही क्रिया के रूप को धातु कहते हैं। हिंदी क्रियापदों का मूल रूप धातु है। धातु में ना जुड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे कि पढ़ प्लस में ना पढ़ना, उठ प्लस में ना उठना। इसकी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। कर्म के आधार पर इसके दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में एक कर्मक और अकर्मक क्रिया में द्विकर्मक। संरचना के आधार पर भेद संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक क्रिया। अभी आपके आगे कर्म के आधार पर और उसके भेदों का वर्णन बताते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर क्रिया जानने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किससे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर ही क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि बच्चा चित्र बना रहा है, गीता सितार बजा रही है, उसमें कह रहे हैं कि जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह हमारी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के दो भेद, अकर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही कर्म पढ़ना हो रहा है। एक ही कर्म हो जहाँ पर, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है। और द्विकर्मक में जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हों उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहा है। इसमें क्या सिखा रहा है? कंप्यूटर। और किससे सिखाया जा रहा है? किसको सिखाया जा रहा है? छात्रों को। इस प्रकार दो कर्म एक साथ घटित हो रहे हैं, वहाँ पर हमारा द्विकर्मक क्रिया है। उसके बाद है हमारी अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया का भाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की ही वहाँ संभावना ही नहीं रहती, अतः वहाँ अकर्मक क्रिया है। जैसे कि आशा सोती है, यह हमारी अकर्मक क्रिया है।
तो कर्म के आधार पर दो भेद, सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया में ही दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक ही कार्य हो, एक ही कर्म प्रयुक्त हो, वहाँ पर एक कर्मक क्रिया, और जिसमें दो कर्म प्रयुक्त हो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया। और आकर्मक क्रिया जहाँ पर क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो, कर्म की वहाँ संभावना ही ना रहती हो, वहाँ पर होता है हमारा आकर्मक क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है संरचना के आधार पर। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार कहलाते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार कहलाते हैं। इसके भी 5 प्रकार ही हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया जहाँ दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का ही संयोग है आपस में, इसलिए इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पर आने वाली जो मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करने वाली सहायक क्रिया है, इन दोनों का आपस में संयोग है, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होता है। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्द जब क्रिया धातु की तरह ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का ही निर्माण किया जाता है, तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। हाथ संज्ञा, हथिया नाम धातु, हथियाना ये क्रिया हो गई। नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। अपना सर्वनाम शब्द, अपना नाम धातु, अपनाना क्रिया। विनय सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। नेक्स्ट है प्रेरणात्मक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन ना कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे हम प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित करा और उनसे तालाब का निर्माण करवाया। यहाँ पर हमारी प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। स्वयं नहीं कार्य कर रहा, अन्य लोगों से को प्रेरित कर रहा है और उनसे निर्माण करवा रहा है, वहाँ पर प्रेरणात्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मतलब कि वो पहले ही संपन्न हो गई है। दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही संपन्न हुई, और पहले संपन्न होने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। ये अव्यय तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जाता है। बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। क्रिया और उसके भेदों का वर्णन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।